नमस्कार प्रिय अभिभावक, मैं शरद गुप्ता प्रस्तुत हूँ आज पेरेंटिंग के सीरीज़ में तीसरे वीडियो के साथ में, तीसरे एपिसोड के साथ में। आज चर्चा का विषय रहेगा प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन यानी कि कुछ भी जो हम स्कूल के अतिरिक्त अपने बच्चों को किसी ग्रुप ट्यूशन में या घर में हम किसी अध्यापक की, किसी टीचर की व्यवस्था करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्राइवेट ट्यूशन पे कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है भी या नहीं है, इस विषय पे हम थोड़ा सा जो है वो चर्चा करेंगे। और मेरी सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक देखें। ये आपके प्यारे आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो वीडियो और एक सलाह हो सकती है। कुछ ऐसी सलाह होंगी जो आपको लगेगा सही है, उसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए। और हो सकता है कुछ विषय पे आपकी असहमति हो, तो मैं चाहूँगा असहमति को भी वो आप कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें, जिससे उस पर चर्चा हो सके, जिससे उस पर बात हो सके और एक मुझे फीडबैक जो है वो मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन जो है वो क्या हमारे ही समाज का एक हिस्सा है या बाकी देशों में भी ऐसा कुछ होता है। अगर हम गौर से देखें और थोड़ा गूगल करें तो हमें पता लगेगा कि इंडिया में जिस तरीके से प्राइवेट ट्यूशन्स का चलन है और बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही या उससे कम या आसपास जो है वो बहुत सारे देशों में ये चीज़ है। चाहे वो विकासशील देश हों या वो विकसित देश हों, जैसे अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, राइट, चाइना है, आसपास का कोई भी देश हो, सभी जगह जो है वो प्राइवेट ट्यूशन्स का उनके समाज पे जो है, उनके बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर रहता है। और कई सरकारों को ने बहुत सारे इसमें प्रयास भी करे कि किस तरीके से इसको नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सके। बट ये पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो एक मुद्दा जो है वो सभी समाज में है और रहा है, और शायद कहीं कहीं बढ़ जाता है और कहीं पे उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो ये सभी जगह है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हम अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए जो है वो कहते क्यों हैं या उसे भेजते क्यों हैं। अगर इन कारणों को हम समझेंगे तो शायद बेहतर होगा, हम कुछ इस पे जो है वो सही से एक्शन जो है वो ले पाएंगे। तो सबसे पहला कारण ये है कि पेरेंट्स के अंदर जो है वो अपने बच्चे को लेके एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षा होती है। वो कोई भी ऐसा काम जिससे उनके बच्चे का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, बेहतर हो, सिक्योर हो, वो करना चाहते हैं। और वो किसी भी परिस्थिति में कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे जाके आगे उनको कोई पछतावा रहे या ब्लेम रहे। तो उस असुरक्षा के लिए कि भाई कि अगर हमने ट्यूशन जो है हम भेजने में सक्षम हैं, हमारे पास पैसे हैं, सामर्थ्य है, तो बच्चों को जो है वो ट्यूशन भेजा जाता है। और कई बार सामर्थ्य नहीं होती है, उतने सक्षम नहीं भी होते हैं, तो भी अभिभावक ओवर द बोर्ड जाके अपना अतिरिक्त खर्चा करके, जो शायद उसकी कभी कभी सामर्थ्य में भी नहीं होता है, वो अपने बच्चे को देना चाहता है। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा समझें तो एक एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये कि समझिए कि हमारा कोई रिलेटिव जो है वो बीमार है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको एडवाइस की कि भाई ये आपके मरीज को जो है वो ये दो चीज़ें जो हैं वो लग सकती हैं, ये दो डिवाइस हैं, आप इनमें से चॉइस कर लीजिए। पहली डिवाइस जो है वो मान लीजिए 1,000 रुपये की है और दूसरी डिवाइस जो है वो 5,000 रुपये की है। इस इलाज से जाएंगे तो आपका 1,000 रुपया खर्च होगा और इस इलाज से जाएंगे तो आपका 5,000 रुपया खर्चा होगा। तो अभिभावक जो है या कोई भी एक सामान्य मनुष्य जो है वो अगर वो सक्षम है तो वो बगैर कंपेयर करे, बगैर स्थिति को जाने बूझे जो है वो चाहेगा कि जो भी वो बेस्ट अफोर्ड कर सकता है, जो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस प्रिय रिश्तेदार के लिए अपने कर सकता है, वो उसको जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च करके वो काम वो करना चाहता है।
यहाँ पे अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस भी मिले उसको कि नहीं भैया 1,000 रुपये और 5,000 रुपये में केवल ब्रांडिंग का या कोई ऐसी चीज़ का फ़र्क है जिससे आपके मरीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में आपका मरीज को समान जो है वो बेनिफिट होंगे, सामान्य लाभ होगा, तब भी क्योंकि हम कर सकते हैं तो इसलिए हम कभी भी जो है वो उस सस्ते वाले या कंपैरेटिवली जो कम पैसे की चीज़ है उस पर हम नहीं जाते। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके जो है वो अपने उस प्रियजन का जो है वो भला करना चाहते हैं, चाहे भले ही दोनों से समान जो है वो बेनिफिट हों, लेकिन फिर भी आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना के तहत हम हमेशा वो ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे आगे जाके जो है वो हमारे बच्चे के भविष्य में कोई फ़र्क पड़े, ऐसा मतलब सोचते हैं लोग, ऐसा उनका सोचना होता है। दूसरा कारण जो हो सकता है ट्यूशन का भेजने का अभिभावकों का, कि ये एक सामाजिक प्रथा बन गई है। अगर हम अपने आसपास देखें तो छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक सभी बच्चे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त, हमारे ऑफिस के लोग, हमारे सभी लोगों के बच्चे जो हैं वो ट्यूशन जाते हैं। अब एक सामान्य मानसिकता ये रहती है कि जो काम बहुत लोग करते हैं उस पे हम प्रश्न नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि जब सब कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, और उसमें अगर हमने नहीं किया तो हो सकता है कि बाकी लोग ये सोचें कि ये इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इनका जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को जो है वो ट्यूशन के लिए नहीं भेजा है। और हम अपना सामाजिक जो हमारा सोशल स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए भी हम अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए जो है वो भेजते हैं। तीसरा कारण जो है वो है FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को अगर आप समझना चाहें तो वो ये है, ऐसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी मॉल में गए और वहाँ पे कोई सेल का जो है वो अनाउंसमेंट हो रहा है, किसी टेबल पे बहुत सारा सामान लगा हुआ है और लगातार ये हो रहा है कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसमें से रैंडमली अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं अपने घर। अब हमें ये लगा कि इतने सारे लोग उस चीज़ को जो है वो कर रहे हैं तो ये हमें भी करना चाहिए, और कई बार जो है हम ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं कि जब हम घर आके सोचते हैं कि क्या इस चीज़ की हमको वास्तव में भी ज़रूरत थी क्या, शायद अभी नहीं थी और शायद लंबे समय तक उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी है, लेकिन चूँकि हमें असुरक्षा है, हमको लग रहा है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जो है वो हम भी अपने बच्चों के साथ में वो सब करते हैं और वो करते ही हैं कि जो बाकी सब कर रहे होते हैं, और उस पर हम बहुत ध्यान से विचार नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो अभिभावक कभी कभी ये सोचते हैं, जो अगली चीज़ है वो ये कि हमारा बच्चा अगर किसी ट्यूशन में, किसी ग्रुप ट्यूशन में जाएगा जहाँ उतने ही बच्चे हैं जितने उसकी स्कूल की क्लास में बैठे हैं, या कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा होते हैं, तो उसको एक कंपटीशन का माहौल मिलेगा और उस कंपटीशन में जो है वो बच्चा जो है वो अपना देखा देखी में और अच्छा करेगा। ये चीज़ जो है वो किसी हद तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शायद काम करे कि जब हम किसी बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलेंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट सामान्य बच्चे के लिए जो क्लास नर्सरी से क्लास 12th तक का, यानी 10th और 12th के बच्चे भी, या 9th और 11th के बच्चे भी, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए ये चीज़ जो है वो कंपटीशन वाला एंगल जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतना काम करता है, क्योंकि वहाँ तो सामान्य ही परीक्षा है और उसमें अच्छे अंक ला के पास होना होता है, दूसरे बच्चे से बेहतर करके कोई जॉब या किसी एंट्रेंस को क्लियर करने का नहीं रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट कभी कभी अभिभावक कहते हैं ट्यूशन में भेजने का, कि बच्चे का रूटीन बना रहेगा, क्योंकि अभिभावक बहुत परेशान होते हैं कि वो घर आए, उन्होंने देखा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या बच्चा जो है मोबाइल पे बिज़ी है, या बच्चा और जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, टीवी देख रहा है, या बाइक उठा के बाहर चला जाता है, और अगर छोटा है तो वो कुछ अपने और गेम्स में बिज़ी रहता है। आजकल तो गेम्स भी मोबाइल ही हैं और तो कोई गेम बच्चों के पास बचा नहीं है। तो अच्छा है कि हम एक ट्यूटर लगा देते हैं
वो आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, या हम अपने बच्चे को किसी ग्रुप ट्यूशन में भेज देते हैं तो एक रूटीन बना रहेगा और हमने जो है वो अपनी करने वाला काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया, उस महीने के महीने पैसे दे दिए और अपने बच्चे को बाहर ट्यूशन के अंदर इंगेज कर दिया। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, बट मोटा मोटा मुझे जो रफली समझ में आता है वो यही है। और ये सारा काम जो है आप विश्वास करिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की बेहतरी हो। हमारे दिमाग में यही रहता है कि ऐसा करने से हमारे बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट होगा, उसका फ्यूचर सिक्योर होगा और हम उसको अच्छे से बाहर ट्यूशन में भेज देते हैं। अब थोड़ा सा ट्यूशन के इफ़ेक्ट समझिए आप, उसके क्या परिणाम होते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें पता ही नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो बच्चा है वो आप उसके साथ हमेशा रहने वाले हैं? शायद एक टाइम के बाद आप उससे कहेंगे कि भाई ये ज़िंदगी अब तुम्हें ही फेस करनी है। क्या उसकी समस्याओं को वो खुद फाइट करे, वो खुद उनका समाधान करे, वो आपको अच्छा लगेगा, या वो हमेशा किसी न किसी का सहारा लेके और उससे पूछ के या उसकी मदद से काम करे, वो अच्छा लगेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये क्वेश्चन पेरेंट्स से पूछा जाएगा तो सब पेरेंट्स यही कहेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे और उस तरीके से जो है वो उसका विकास हो कि वो आगे जाके उसको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? स्कूल के अतिरिक्त जब हम उसको ट्यूशन भेजते हैं तो उसको हम बेसिकली एक रेडीमेड सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो चीज़ें उसको स्वयं से अगर पढ़नी चाहिए, जो उसको समस्या का समाधान खुद करना चाहिए, वो अपने प्राइवेट ट्यूटर के कंधे पे सवार हो जाता है और प्राइवेट ट्यूटर भी उसकी उतनी मदद जो है वो नहीं कर पाता है कि क्योंकि वहाँ अभी भी उसको बहुत सारे बच्चों को लेना पड़ता है। आइडियल सिचुएशन ये है कि बच्चा स्कूल से आए, अपना लंच करे, थोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए बैठे। जो स्कूल में पढ़ाया है उसको रिवाइज करे, उसके क्वेश्चंस ट्राई करे। क्वेश्चंस अगर टेक्स्ट बुक में ख़त्म हो गए हैं तो और क्वेश्चंस जो है उसको वर्कशीट मिली होगी स्कूल से वो कर सकता है, ऑनलाइन क्वेश्चंस कर सकता है, सैम्पल पेपर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। क्या उसके बाद में मानिए कि उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई या जो स्कूल में पढ़ाया वो टॉपिक भी समझ में नहीं आया, तो अपनी टेक्स्ट बुक से रिवाइज करेगा, अपनी क्लास नोट्स को दोबारा से ब्रश करेगा। अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आया तो अगले दिन स्कूल में अपने जो स्कूल का टीचर है उससे कंसल्ट करेगा और अगर वहाँ पे भी उसको मानिए जवाब नहीं मिला, राइट, तो वो क्या करेगा कि वो वापस आएगा और उस समस्या के समाधान के लिए वो YouTube के शरण में जा सकता है और बच्चे YouTube से मज़े से सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल के वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जब बच्चे ने खुद ही अपने सारी समस्या को टेक्स्ट बुक से, नोटबुक से, स्कूल टीचर से, ऑनलाइन YouTube से उसने उसका समाधान निकाला, तो देखिए यहाँ पे उसकी जो एकेडमिक प्रॉब्लम है, जो उसकी सब्जेक्ट की समस्या है, उसका समाधान तो उसका हुआ ही, लेकिन साथ साथ उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल भी लर्न कर ली। उसने चीज़ों को लर्न कर लिया, यानी सीखना उसको आ गया कि कैसे जो है वो सीख सकता है। दूसरी चीज़ जो आती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। समस्याएं सबके सामने आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जब तक हमें बाहर से मिलता रहता है तब तक जो है वो हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। इस चीज़ को मैं आपको कई एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने अपने गूगल मैप पे उस लोकेशन को डाल दिया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 10 बार उस जगह जाइए, आप गूगल मैप को फॉलो करते हुए जाइए, आपको रास्ता याद नहीं होगा। आप एक बार गूगल मैप बंद करिए, आप जाइए, आप गलती करेंगे, आप हो सकता है गलत रास्ते पे चले जाएं, वापस आएंगे और फिर जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आपको नेक्स्ट टाइम में गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप सोचिए कि जब तक आपके सामने स्क्रीन है आप रास्ते को देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। जब बच्चा अपनी गलती से अपने आप सीखता है
तो वो उस चीज़ को तो सीख ही रहा है, साथ में ये विश्वास भी उसको आ जाता है कि ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं उससे निपटने का, उसको ओवरकम करने के तरीके भी होते हैं और उसको मुझे खुद ही करना है और मैं कर सकता हूँ। तो आत्मविश्वास इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके बच्चे को इसके अंदर मिलता है। और इसके अपोजिट में क्या होता है कि अगर बच्चा कंटिन्यूसली ट्यूशन पे है, राइट, तो उसको कभी भी जो है वो ये विश्वास नहीं होता है कि वो खुद भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ हो उसको हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है। और एक हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपके बच्चे ने साइकिल चलाना सीखी, आपने उसके पीछे से उसको पकड़ लिया और आप उसके साथ साथ चलते रहे। अब अगर आप साइकिल छोड़ देंगे तो दो बातें होंगी, या तो आपका बच्चा आगे जाके गिर जाएगा या वो आगे चलाता रहेगा। अगर गिर गया तो उसने ये सीख लिया कि क्या करना है जिससे मैं आगे नहीं गिरूं, और वो अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाएगा। और अगर आप उसे हमेशा पकड़े रहे, आपने उसे हमेशा ही सहारा दिया, तो आपका बच्चा कभी भी एक अच्छा साइकिल सवार नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर आती है कि ये सारी चीज़ें अगर सेल्फ लर्निंग में है तो हमारा बच्चा सेल्फ लर्न क्यों नहीं करता। हमें जो है क्या करना चाहिए कि हमको ट्यूशन की या अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत पड़े ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, और जो समस्या का हिस्सा है और समाधान का भी हिस्सा है। आपका बच्चा खुद इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसका एक रूटीन सेट नहीं है, उसकी एक नियमित जो है वो दिनचर्या नहीं है। आप अपने बच्चे को, मैं समाधान बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। बच्चे के साथ बैठें, एक रेगुलर टाइम टेबल बनाएं 6 दिन का जिसके अंदर स्कूल है और 7वां दिन जिसके अंदर स्कूल नहीं है, संडे का। वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को मोबाइल का भी टाइम आप दें, टीवी का भी टाइम दें, उसको आप टाइम अपना कुछ खेलने का कूदने का भी टाइम दें, जो उसका मन जिस चीज़ों में लगता है, और साथ में पढ़ाई का भी टाइम दें। ये टाइम टेबल बच्चे की मर्जी से होना चाहिए, बच्चा खुद लिखना चाहिए और आप उसके साथ बैठना चाहिए। अब उस टाइम टेबल को आप उसके कमरे में लगा दें, लेकिन टाइम टेबल बनाने से खाली काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन हो सकता है वो टाइम टेबल फॉलो करे, उसके बाद में क्या होगा, वो वापस से अपनी पुरानी आदतों में चला जाएगा। हमारी आदतें ना हमको छोड़ती नहीं हैं, हमको अपनी तरफ खींचती हैं। आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, आप कितना अच्छाई बुराई बता लीजिए, अपना एग्जाम्पल दे दीजिए और बच्चों का दे दीजिए, बच्चे अपनी आदत, कोई भी, आप भी अपनी आदत इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। आपको पता है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है, लेकिन आप भी बुरी आदतें अपनी इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम टेबल बनाने के बाद में आपको रूल ऑफ 21 डेज फॉलो करना है। कोई भी काम अगर हम कोशिश करके 21 दिन लगातार करें तो 22वें दिन हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती है, उसको करना हमारी आदत पड़ जाती है। बुरी आदतें भी ऐसी पड़ी हैं क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, और अच्छी आदत भी ऐसे ही पड़ेगी। 21 दिन आपको अपने बच्चे का टाइम टेबल फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बच्चा सुबह जल्दी उठे तो 21 दिन जल्दी उठिए बच्चे के साथ में, बच्चे को उठाइए, चाय बना के दीजिए, उसके साथ में बैठिए, बच्चा को पढ़ने का मौका दीजिए, आप कुछ और करिए उस टाइम पे। आपको लगता है कि बच्चे को दोपहर में अपना वर्क करना है तो बच्चे को टाइम टेबल की याद दिलाइए, उसकी टेबल तक उसे पहुंचाइए और उसको लगातार याद दिलाते रहिए कि बेटा ये टाइम टेबल तुमने खुद बनाया है तो तुम्हें फॉलो करना है। अगर आप लगातार अपने बच्चे को ऐसे मदद करते रहेंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि 22वें दिन से आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि बच्चा ट्यूशन में जाए, आपका इंटरेस्ट इसमें है कि बच्चा जो है उसके रिजल्ट्स अच्छे हों, वो आगे भविष्य में अपना अच्छा करे, अपने पाँव पे खड़ा हो। तो उसमें आप उसका रूटीन में 21 दिन तक उसका रूटीन फॉलो करा के आप उसकी मदद कर सकते हैं। मुझे मालूम है पैसे खर्च करना आसान है, लेकिन यहाँ ये समझिए कि पैसे खर्च करके ट्यूशन पे भेज के आप उसको एक रेडीमेड सॉल्यूशन तो दे रहे हैं,
लेकिन लाइफ की इतने महत्वपूर्ण स्किल से आप उसे वंचित कर रहे हैं कि वो हमेशा किसी न किसी मदद के लिए देखता रहेगा। 12th के एग्ज़ाम के बाद में किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, वो हमेशा यही चाहेगा कि कोई ना कोई मेरी हेल्प कर दे उसके अंदर। जो बच्चे सेल्फ लर्निंग से जाते हैं, बोर्ड का रिजल्ट भी उठा के देख लीजिए, जो भी टॉपर्स होंगे उनकी पढ़ाई के अंदर ट्यूशन का रोल बहुत नेग्लिजिबल होगा। एक ट्यूशन या सहायता के लिए भी हम दो प्रकार रख सकते हैं। अगर हमें किसी टॉपिक में कोई परेशानी है तो हम अपने स्कूल टीचर से या प्राइवेट ट्यूटर से एक थोड़ा समय लेके उस टॉपिक पे मदद ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जब होती है कि जब हम उस प्राइवेट ट्यूशन पे फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो चीज़ आती है वो भी वही टीचर पढ़ा रहा है, जो चीज़ नहीं आती वो भी पढ़ा रहा है, पूरे के पूरे 12 महीने वही पढ़ा रहा है, तो आपकी खुद की पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम बचा ही क्या। और आने जाने का टाइम का वेस्टेज अलग है। बच्चे अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, बगैर सेल्फ स्टडी के कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर हम अपने बच्चे को और सपोर्ट करना चाहते हैं, रूटीन भी बनवा दिया, 21 दिन में हमने उसकी आदत भी पढ़वा दी, तो हम उसके लिए कुछ नई बुक्स खरीद के दे सकते हैं। हम उसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें उसको उसके डाउट्स के आंसर मिल जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को कोई सेंस ऑफ डिस्पोटेंसी, उसको निराशा का भाव नहीं आएगा। उसको लगा अगर उसको आंसर नहीं मिल रहा है तो वो अपनी बुक्स से रेफ़र करेगा, और बुक से बड़ा फ्रेंड तो कोई होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये सॉल्यूशंस अगर पेरेंट्स फॉलो करें तो आपको आपके बच्चे को ट्यूशन की, प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बच्चा सेल्फ लर्निंग भी सीखेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसकी लाइफ स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेटर होंगी। बच्चा भविष्य के लिए बेहतर तैयार होगा, क्योंकि आखिर में उसको करना तो सब काम अपने आप ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि जो विचार और जो सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने रखे हैं इसमें से कुछ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो उस पर कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।